So today our topic is introductory phase about the OSHA, Occupational Safety and Health Administration. What exactly the Occupational Safety and Health Administration is? It is a USA-based organization which take care for the health and safety rules and regulations for the organization, basically based in United States of America. It's a part of the labor ministry over there, which is responsible for ensuring the workers' safety and health protection. When we talk about the workers' safety, yeah, please. Uh, if it is not mandatory, can we have it in Hindi? No If problem at all. No problem at all. not, We can manage. No problem at all. Okay, no issue. हाँ, So, कि क्या है कि ना ये वो हमारी लैंग्वेज में नहीं हाँ, है, vocabularies, इसलिए हाँ, ये vocabularies का issues हाँ रहता है. No issue, but we will explain little bit. Okay, inshallah. Okay, no problem नहीं, at अगर all. कोई और कॉल पे नहीं है तो आई एम जस्ट सेइंग कि No, अगर कोई he's और कॉल पे comfortable. है Another person is there, and he is comfortable with Hindi too. No problem at all. हाँ Okay, तो okay. हम लोग जो है इसमें हाँ, no problem at all. हिंदी में बात करेंगे So ताकि that will be good. और अंडरस्टैंडिंग में ना हाँ, आसानी good, good. That will be good. So occupational health and safety administration जो है वो यूएसए की एक लेबर डिपार्टमेंट की ही एक ब्रांच है, जिसे लेबर डिपार्टमेंट ने ही इस्टेब्लिश किया था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि यूएसए बेस्ड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि वहाँ पर काम कर रही हैं, उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी को और हेल्थ प्रोटेक्शन को इंश्योर करना कि वर्किंग प्लेस अच्छा होना चाहिए, किसी टाइप की कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, अगर कोई इंजरीज या डिजीज होती है तो उनको नोटिफाई किया जाना चाहिए, सो दैट दे कैन इम्प्रूव द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड विच हैज ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड। जो रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स उन्होंने पहले से बनाए हैं तो उसको और भी बेटर तरीके से और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। जो ओशा के रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम लोग जब बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो उसमें कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन CFR 29 आता है। और CFR 29 जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी की ओवरऑल जो भी स्टैंडर्ड्स, जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, उसको एक्सप्लेन करता है। तो CFR 29 एक लंदी है, उसको आप किसी भी टॉपिक की अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को आपको देखना है तो आप उसको कोड ऑफ गूगल कर सकते हैं, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन CFR 29। और उसके आगे अगर फॉर एग्जांपल आपको वर्क एट हाइट के रेगुलेशंस को देखना है तो आप वर्क एट हाइट लिखेंगे तो आपको ये फ्री एक्सेस मिलेगा ये इसके नोट्स के बारे में। तो जो ओशा का जो रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन हाँ, रेगुलेशन वाली ये CFR 29 रेगुलेशन की मैनुअल है। मैनुअल है, वो ओवरऑल पूरा सेफ्टी, हेल्थ एंड सेफ्टी का ओवरऑल एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल अगर एस्का फोल्ड के बारे में देखना है तो वो सब पार्ट एल को डिफाइन करेगा। तो जिस चीज के पर्टिकुलर चीज के बारे में हमको जानना होता है तो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन या CFR 29, और उसके आगे हम लोग वो चीजें टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वर्क एट हाइट है या एक्सकावेशन है या पीपीज है या अनदर थिंग्स, जैसे ही हम लोग उसको टाइप करके लिखते हैं देन दे प्रोवाइड सम डेटा रिगार्डिंग दैट। सो ओशा का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो है कि इस चीज को, स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सो दैट कि एक सेफ वर्क प्लेस को क्रिएट किया जा सके, है ना। तो ओशा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन एट द वर्क प्लेस for the organization which is based on the USA. But now today, in our country as well as India, in KSA or any other Gulf countries, the OSHA is recommended. OSHA के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे केएसए की हम बात करते हैं तो केएसए के अंदर भी ओशा के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का जो एक एक ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक अगर बैकग्राउंड हम लोग चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फैक्ट्री एक्ट 1948 है, उसका अमेंडमेंट 37 है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, फादर लॉ कहते हैं सेफ्टी का। और ये कहा जाता है कि सेफ्टी में अगर हम अपने लॉ की बात करते हैं, कहते हैं कि बेटर रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर हमेशा हम लोग मूव करेंगे, बेटर रूल्स एंड रेगुलेशन पे। फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ जो हेल्थ एंड सेफ्टी को डिफाइन किया गया है
वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है या स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं उसको, कोड ऑफ प्रैक्टिस जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड है, आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस है। तो अगर हम एस्काफोल्ड को किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लगाना होता है तो उसके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस 3696 है। लेकिन 3696 ने बहुत ही बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, उससे ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया है ओशा ने। ओशा का सब पार्ट एल हम लोग CFR 29 सब पार्ट एल देखते हैं, तो उसमें वो ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है और ज्यादा बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से एस्काफोल्ड को इरेक्ट करना, डिसमेंटल करना और यूज करना उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो हमारे रूल्स में ये कहा जाता है कि अगर कहीं पर भी अगर बेटर रूल्स की हमको रिक्वायरमेंट है और कहीं पर रूल्स बढ़ करके मिलता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट रूल्स ऑलवेज टेल्स अबाउट टू फॉलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कि एज वेल एटलीस्ट आपको इतना तो करना है, बट अगर इससे बेटर तरीके से आपको कहीं मिल जाता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ कन्वेंशन 155 रिकमेंडेशन 164, आईएलओ ने बहुत से कन्वेंशन और रिकमेंडेशन सारी कंट्रीज को, जो मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको दिया है, उन्होंने प्रोवाइड किया आईएलओ ने। तो आईएलओ का रिकमेंडेशन में अगर बेटर रूल्स मिलता है तो उसको हम लोग फॉलो करते हैं। उसी तरीके से ओशा जो है वो ज्यादा बेटर तरीके से ओशा एक्ट एक्सप्लेन करता है, ओशा स्टैंडर्ड्स बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है, तो हम लोग उसको भी फ्री हैं, हम उसको फॉलो करने। सेम एज द केएसए में भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पॉलिसी में ये मेंशन करना होता है कि किस स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल किसी एक इंडिया बेस्ड कंपनी में हम अगर बात करते हैं और देखते हैं तो वो इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस की फैक्ट्री एक्ट को भी फॉलो कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट के लिए BOCW एक्ट होता है उसको भी फॉलो कर रहा है, और साथ में देखते हैं कि वो ओशा के रूल्स को भी फॉलो कर रहा है। तो वो अपनी पॉलिसी के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर जो अरेंजमेंट सेक्शन होता है उसके अंदर उसको मेंशन कर देता है कि हम इस स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर रहे हैं और ये हमारा रूल्स फ्रीडम देता है। उसी तरीके से यूएस केएसए की बात करते हैं हम, तो केएसए के अंदर भी ये फ्रीडम है कि हम किसी भी इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो यूके का रूल्स हो चाहे यूएसए का रूल्स हो। जैसे यूएसए के लिए अगर एस्काफोल्ड की हम एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर यूएसए के अंदर भी, सॉरी यूके केएसए के अंदर भी वो CFR 29 सब पार्ट एल को भी फॉलो किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो वो यूके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि यूके के रूल्स में अगर स्टैंडर्ड्स को देखते हैं तो वो और बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है एस्काफोल्ड। तो एक पर्टिकुलर एग्जांपल से एस्काफोल्ड को मैंने लिया। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस या स्टैंडर्ड की जब भी बात करते हैं तो बेस्ट टू बेस्ट को मूव करते हैं और इसके लिए फ्रीडम होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सेफ्टी पॉलिसी के अंदर, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर इस चीज को मेंशन करना होता है कि हम किस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये तो एक स्टैंडर्ड्स को तो फॉलो सर करने की बात हुई। ये जैसा ये हो गया हमारे यहाँ, हम अभी हम सेल्स में, तो हम ऑर्गेनाइजेशन जो है उनसे पूछ लेते हैं कि आप जो है क्या फॉलो करते हैं, डू यू फॉलो यूरोपियन स्टैंडर्ड या अमेरिकन स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारे जो डेफिनेटली। प्रोडक्ट्स हैं वो कभी यूरोपियन स्टैंडर्ड में मैन्युफैक्चर्ड हैं, कोई अमेरिकन में है, कोई डुअल सर्टिफिकेशन है। ओके। तो ये एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं। हाँ। लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि ओशा एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इनके पास अथॉरिटी भी है टू स्टॉप वर्क, टू डू थिंग्स, या डेफिनेटली, इट्स जस्ट डेफिनेटली ओशा के पास अथॉरिटी है, बट ओनली इन द यूएसए, नॉट इन केएसए एंड इंडिया एंड कतर, ओमान, बहरीन। They can stop the any kinds of citation, they can charge fine as well as penalties, and they can sue, and anything they can do, but only in United States of America, not in the kingdom of Saudi Arabia and India. हमारी कंट्री या केएसए के अंदर जो कंसर्न अथॉरिटी है वही उसको उसके साइटेशन जो वायलेशन होते हैं उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकती है। लेकिन हमारी अथॉरिटीज या केएसए की अथॉरिटीज तो यही कहती है कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को किसी को भी फॉलो कर रहे हैं तो कंप्लाइंस कंप्लीट मानी जाएगी। अगर हम ओशा के रूल्स को, उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं तो भी कंप्लाइंस को फुलफिल कर रहे हैं। अगर हम यूके के स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि आपकी पीपीज जो है वो कुछ पीपीज ऐसी होती हैं जो कि यूके की स्टैंडर्ड्स को मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, कुछ ऐसे पीपीज होती हैं जो कि एनसी के अकॉर्डिंग होती हैं, तो जो यूएसए की स्टैंडर्ड है मानक के ऊपर बनी होती है, स्टैंडर्ड पे बनी होती है। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देखना होगा कि वो किस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। हाँ, डुअल को भी फॉलो कर सकती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई इशू नहीं होता है। बेस्ट टू बेस्ट का मूव करना होता है और मिनिमम रिक्वायरमेंट को फॉलो करना होता है। अगर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का लेबर का जो लॉ है, लेबर लॉ देखते हैं, उसमें भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन यानी सॉरी किसी भी कंट्री की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे या किसी भी कंट्री के एक्ट को आप पढ़ेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय को मेंशन किया जाता है और उसी तरीके से राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड राइट्स ऑफ एम्प्लॉय को मेंशन किया जाता है। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी भी एक्ट को पढ़ते हैं तो उसमें लगभग ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 को पढ़ते हैं या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आईएलओ कन्वेंशन 155 रिकमेंडेशन 164 पढ़ते हैं या यूएसए के एक्ट को ओशा एक्ट को पढ़ते हैं या यूके के हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क के एक्ट को पढ़ते हैं या इंटरनेशनल कोई भी एक्ट को पढ़ते हैं, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो एम्प्लॉयर की होती हैं वो बहुत ही क्लियर होती हैं और वो क्लियर एंड कॉमन होती हैं। उसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस टू द एम्प्लॉय। मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्कर के लिए सेफ वर्क प्लेस को प्रोवाइड करे। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये ऑलमोस्ट सभी में मिल जाती है, कुछ वो फ्रेज का डिफरेंस हो सकता है बट मेन चीजें यही होती हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय। जो जिस वर्क के लिए एम्प्लॉय को हायर किया गया है उस वर्क को कराने से पहले उस एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर की है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द प्रॉपर एंड क्वालिटी बेस्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स टू द एम्प्लॉयज विदाउट एनी कॉस्ट। अच्छी क्वालिटी की बिना किसी कॉस्ट की पीपीईस को, अच्छी क्वालिटी भी मेंशन है हमारे एक्ट के अंदर कि गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, तो गुड क्वालिटी की और प्रॉपर यानी कि जो ये तो लेकिन ये मैं तो आपको पता है, ये तो मुश्किल होता है ये हाई क्वालिटी, क्योंकि हम सफर करते हैं ना इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल हम हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जी पोर्चुगल मैन्युफैक्चर्ड हैं, जी ये श्रीलंका है, कुछ हाँ, इंडिया है, ये सभी जगह पाकिस्तान है। सभी जगह यही चलता है लेकिन एक्चुअली तो में ये आ, एक जिब्रान अगर कोई भी चीज देखिए कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो गुड क्वालिटी का मतलब होता है कि ऑन पेपर इट शुड बी गुड, ऑन टेस्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट इट शुड बी गुड, फुल इट मस्ट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड बाय द कंपनी यानी कंट्री। तो जैसे इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में मैन्युफैक्चर किया कि आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग एक हेलमेट को बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो जो उसकी स्टैंडर्ड्स है उसको आप यहाँ देखेंगे इंडिया के अंदर बहुत सी कंपनीज हैं, करम उसमें से एक है, तो करम की क्वालिटी कुछ अच्छी स्टैंडर्ड की होती है। करम जी। जी उसके नीचे अगर हम लोग उतरते हैं, करम से मेरे खास कनेक्शन है करम से। अच्छा, अरे गुड है माशाल्लाह। हम एक तो स्टूडेंट था हमारा वो इस टाइम अ, यूएई में है, करम में पहले था, एक अभिषेक लड़का है वो लखनऊ करम में काम कर रहा है, एक स्टूडेंट पढ़ाया हुआ है और एक लड़का था उसका नाम देखिए स्लिप कर रहा है लेकिन बड़ा अच्छा नाम था वो पहले लखनऊ में था फिर वो उसको यूएई भेज दिया गया था, वो पीपीज में ही था वो सेल्स में, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे था, ध्यान नहीं हमको। मोहम्मद सर है वहाँ पे एक अभी, आई थिंक लखनऊ में। मोहम्मद सर बोलते हैं उनको। हाँ शायद मोहम्मद सर है, तो अच्छा अच्छा मोटे से हैं। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा तो खैर रास्ता नहीं रहा बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे स्टूडेंट वहां पर काम किए हुए हैं। हमारे इरशाद जी तो एक, हमारे इरशाद भाई है, इरशाद भाई पहले करम में हुआ करते थे। अच्छा अच्छा फिर करम करम में उन्होंने मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली, फिर उन्होंने दुबई में बेस किया गया, फिर सऊदी में आ हाँ गए अच्छा अच्छा वो, सऊदी में ही काम करते थे हाँ, इरशाद भाई। तो एक वो एक और स्टूडेंट था हमारा उसका नाम ध्यान नहीं मुझे, लेकिन बड़ा वो लखनऊ का ही बेस्ड स्टूडेंट था हमारा और मुस्लिम था और उसको पहले लखनऊ में ही अपॉइंट किया गया था, उसके बाद यूएई उसको ट्रांसफर किया गया। तो मैं आपको नाम बताऊंगा, हो सकता है कि आप जानते हो उनको। हमजा हमजा नहीं, निक नेम तो कुछ और हो सकता है, ये तो थोड़ा सा देखना होगा हमको, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके रिगार्डिंग, हो सकता है मे भी आप जानते हो उनको। तो खैर वो तो जो यार क्वालिटी मैं की, तो जो क्वालिटी की हम करम लोग, हाँ करम हाँ में जी, अनीस अनीस भाई थे, और हमजा हमजा ने ज्वाइन किया था। अच्छा अच्छा हमजा लास्ट ईयर तक यही था। अच्छा, नहीं तो कुछ, और एक सर थे, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा वो भी यानी अच्छी मेरी पहचानी है, क्योंकि करम क्या है, हमारे कॉम्पिटिटर हैं इन इन मैनी थिंग्स। हाँ हाँ वो है अच्छा अच्छा इनफैक्ट माशाल्लाह उनका ये अच्छी
इट्स अ वेरी बिग ब्रांड जो है, ब्रांड, हाँ। और और इंडिया में तो नंबर वन ही है, नंबर वन हाँ, पोजीशन नंबर वन पे है। और कर्म की क्वालिटी भी, यानी क्वालिटी बेस्ड अगर बात करते हैं तो वो बेस्ट होती है उसमें। तो हाँ ओनली नॉट इन कर्म कर्म ओनली, बट अगर हम देखते हैं पीपीस की बात करते हैं और एक सर्वे करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, एज पर द रूल तो ये है कि गुड क्वालिटी की होनी चाहिए। गुड क्वालिटी मीन्स जो कि प्रिस्क्राइब सेफ्टी स्टैंडर्ड बताया गया है इंडियन कोड ऑफ प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, तो उसमें एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया को फुलफिल करे वो। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड है, उन्होंने सर्टिफिकेट ले रखा है उसके लिए, तो उनको ये आईएस मार्क उस पे लगा के देते हैं, तो इसका मतलब है कि कोड ऑफ प्रैक्टिस को वो फुलफिल कर रहे हैं। दैट्स इट ऑन द पेपर। बट अगर रियलिटी में हम बात करते हैं क्वालिटी की, तो हाई क्वालिटी एंड मीडियम क्वालिटी एंड लो क्वालिटी, बेस्ट टू बेस्ट कोई भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये कोड ऑफ प्रैक्टिस को फॉलो करना जरूरी होता है, ये मैंडेटरी है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी होती हैं जो कि कॉस्ट कटिंग और प्राइस को लो करने के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट में ही मैन्युफैक्चर करती हैं, तो उनकी प्राइस लो होती है, जो कि मार्केट की एक डिमांड के अकॉर्डिंग चूंकि वो चलते हैं। as they get demand for the quality and price, they provide the material to the market as per they supply to the customer. So demand and supply के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। तो बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करती हैं क्वालिटी बेस्ड, और बहुत सी ऐसी हैं जो कि उनसे अबव उठ के जाती हैं और वो मार्केट को कैप्चर करती हैं। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ रूल्स को फॉलो करने के लिए ही पीपीएस को प्रोवाइड करती हैं, कि रूल्स में है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड पीपीएस टू द एम्प्लॉय। तो ये रूल्स को फॉलो करना है। और गुड क्वालिटी बेस्ड जो बताया गया है, तो उन्होंने कहा कि हमने आईएस मार्क की पीपीएस को प्रोवाइड किया है, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैन्युफैक्चर किया था उसने और प्राइस को लो किया था, तो उसको वो लोग परचेज करते हैं। और क्वालिटी वाइज, क्योंकि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं पीपीएस को देखने के लिए, तो वहां पर बहुत सी डिफरेंट क्वालिटीज मिलती हैं हम लोग को पीपीएस की, और सभी फुलफिल करती हैं जो रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको फुलफिल करती हैं, लेकिन क्वालिटी उनकी बहुत ही लो होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट पे होती है। तो लॉ ये कहता है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द प्रॉपर पीपीएस टू द एम्प्लॉय, एंड इट शुड बी अप्रोप्रिएट एंड मस्ट बी गुड इन क्वालिटी, और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। फिर और आगे बात करते हैं कि it is the responsibility of employer to conduct the risk assessment at the workplace to identify all the hazards of the workplace, and he must ensure that all the hazards has been minimized by implementing the appropriate control measure on them. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की, मालिक की जिम्मेदारी है कि वो अपने वर्क प्लेस का हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करवाए, जिसमें सारे के सारे हैजर्ड्स जो कि कोई हेल्थ हैजर्ड्स को क्रिएट कर सकता है या कोई इंजरी कॉज कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करे। अगर एलिमिनेट नहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है हमारे वर्क प्लेस में, तो इलेक्ट्रिसिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते कंप्लीटली। कुछ हैजर्ड्स को एलिमिनेट किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर फॉर एग्जांपल हटा नहीं सकते हैं, तो उसको हम लोग कंट्रोल फॉर्म में रखेंगे, मिनिमाइज करके रखेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है कि रिस्क असेसमेंट करके और सारे के सारे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करके वर्क प्लेस को सेफ बना करके, और उसके बाद फिर वहां पर उस वर्कर से काम कराए। तो ये कॉमन से एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि किसी भी एक्ट को आप देखेंगे, किसी भी कंट्री के एक्ट को देखेंगे, तो उसमें ये चीजें मिलती हैं हम लोगों को। चाहे हम इंडिया की बात करते हैं, चाहे केसी की बात करते हैं, चाहे हम इंटरनेशनल रूल्स को देखते हैं, लॉज को देखते हैं, आईएलओ को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन को देखते हैं, ओशा एक्ट देखते हैं, या हेल्थ एंड सेफ्टी यूके का एक्ट देखते हैं, ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सेम सेम मिलती हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई, अभी हम लोग जो क्वालिटी की बात कर रहे थे कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉय, प्रॉपर पीपीस टू द एम्प्लॉय। और पीपीस के बारे में कहा गया कि अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए और जो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब कभी कभी ऐसा असेसमेंट होता है कि हम लोग वर्क प्लेस पे ही थे, और वर्क प्लेस पे जब ऑन साइट हम लोग वर्क करते थे एज ए सेफ्टी ऑफिसर, तो प्रतिभा कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे। तो एक वेल्डर था जो कि बहुत परेशान करता था, वो कभी भी हेलमेट नहीं लगाता था। जब भी इंस्पेक्शन देखते थे, करते थे, तो वो हमेशा उसका हेलमेट जो है वो रखा हुआ मिलता था। तो हम लोग उससे पूछते थे कि फिर इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, शेड्यूल हुआ, कि आप क्यों, ऐसा इशू क्या है आपको, क्या इश्यूज क्या है आपके। बोलता था सर
कि इस हेलमेट के अंदर पसीना बहुत, स्वेटरिंग बहुत होती है और स्वेटरिंग की वजह से मेरे बाल झड़ने लगे। तो उसका रीजन जो था वो जेन्युइन था। तो बाद में फिर उसके लिए फिर जो एयर वेंटिलेशन के लिए जो हेलमेट डिजाइन था, वो उसके लिए स्पेशली सारे वेल्डर्स के लिए उनको प्रोवाइड किया गया, क्योंकि वो कभी ऐसा होता था कि इनक्लोज्ड एरिया के अंदर उनको काम करना होता था, तो वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता था, जिसकी वजह से स्वेटिंग भी ज्यादा होती थी। तो ये उनके इश्यूज थे, इसीलिए कहा गया लॉ के अंदर कि अप्रोप्रिएट पीपीएस कहा गया उसके लिए, कि जो अच्छा वो पीपीएस। प्रेजेंटेशन नहीं आ रही है, प्रेजेंटेशन सॉरी, वेट, let me check. I will provide you the data, the slides and all the things to you. हाँ हाँ अभी ओके अभी स्टार्ट। तो ये जो अप्रोप्रिएट पीपीएस कही गई, वो इसीलिए कही गई क्योंकि बहुत से इश्यूज होते हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब ये भी है कि एक वर्कर है और किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां पर फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैजर्ड भी है, जहां पर हेलमेट भी देना है हमको उसको, और साथ में नॉइस भी बहुत ज्यादा है, जिसको रिड्यूस करने के लिए हमको ईयर मफ देना है उसको। तो अगर रिस्क असेसमेंट हम या असेसमेंट नहीं करते हैं पीपीएस का प्रॉपर तरीके से, तो दोनों चीजें अगर हम लोग ऐसी देते हैं जो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करती हैं, या अगर सिर्फ ईयरमफ दे दिया जाए और उस ईयरमफ को वो प्रॉपर तरीके से हेलमेट के साथ में कॉम्बिनेशन करके नहीं लगा सकता है, तो फिर उसके लिए फिर वो रिस्क कॉज करेगा। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट कहा गया कि हेलमेट के साथ में जो इनबिल्ड ईयरमफ का आता है वो दिया जाए। तो जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया गया है वो इसीलिए यूज किया गया है ताकि ऐसा ना हो कि हमने, हमारी साइट है तो हमने ये कहा कि सर हमने फॉलिंग ऑब्जेक्ट हजार्ड्स के लिए इसको हेलमेट दिया है, हार्ड हैट दिया है, और नॉइस बहुत ज्यादा लेवल का था तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने ईयर मफ दिया, लेकिन वो दोनों जो है वो इनबिल्ड नहीं थे, तो वो प्रॉपर तरीके से वो वेयर नहीं कर सकता था, तो वो सुइटेबल पीपीज उसके लिए नहीं होगी। तो इसीलिए वर्ड सुइटेबल एंड अप्रोप्रिएट जो यूज किया गया है वो इसीलिए कहा गया है कि सुइटेबल होना चाहिए। अब उसके लिए वो इनबिल्ड होना चाहिए कि हेलमेट भी ऐसा हो कि उसी के साथ में वो ईयर मफ इनबिल्ड हो। तो इसीलिए कहा गया इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द प्रॉपर पीपीज एंड विद गुड क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएट, जो कि उसके लिए मैच करती हो, सुइटेबल हो, जो हैजर्ड्स को, जो एक्सपोजर ऑफ हैजर्ड्स है उसको रिड्यूस, लिटरली रिड्यूस करे। ऐसा ना हो कि क्वालिटी ऐसी खराब हो जाए कि उसको उसको वो ईयरमफ ऐसा हो कि वो रिड्यूस ही नहीं कर रही है। ऐसा ना हो कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट हैजर्ड हो तो उसका जो है वो शॉक एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, तो उसका शॉक नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है तो नेक के ऊपर उसके अगर असर आ रहा है, उसकी उसकी डिस्क स्लिप हो जा रही है, इंजरीज हो रही है, तो फिर वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। तो इसीलिए गुड क्वालिटी एंड अप्रोप्रिएट पीपीज मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू ऑल द एम्प्लॉइज एज रिक्वायर्ड बाय द वर्क, जो कि उनका वर्क है उसके उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया उसके लिए। फिर ओशा का लोकेशन बताया गया हेड ऑफिस में, और ओशा का लोकेशन इसलिए बताया गया है क्योंकि जो यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो ओशा को रिपोर्ट करेंगे। हम इंडिया से रिपोर्ट करेंगे, दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर मी। हमारी जो कंसर्न अथॉरिटी है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, वही उनको जो है वो रेगुलेट करती हैं। अब अगर हम सऊदी की यानी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, तो वहां पर भी सऊदी लेबर लॉ है, जो कि रॉयल डिक्रीज एक जगह है जहां पर वो, सॉरी आई थिंक सो कि वो रियाद में होगी जहां तक कि उसकी हेड ऑफिस। तो लेबर लॉ है जो कि रॉयल डिक्रीज के अकॉर्डिंग काम करती है। तो लेबर लॉ के अंदर भी अगर आप देखेंगे, सऊदी लेबर लॉ के अंदर देखेंगे तो यही सेम चीजें आपको मिलेगी, कोई डिफरेंट नहीं मिलेगी। मैं, हो सकता है कि अगर रिसोर्सेज होंगे तो मैं आपको शेयर भी करूंगा सऊदी लेबर लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें कही गई हैं उसके उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप उसको सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो इंशाल्लाह दैट विल इंक्रीज योर नॉलेज टू। तो अच्छा, केएसए के अंदर कोई अभी, आपके हेलमेट केएसए, ये हेलमेट का बोल दूँ ना, हाँ हाँ मैं पहले जो है हम लोग 3M के डिस्ट्रीब्यूटर थे। मैं पहले जामिल में काम करता था, जी, तो हम लोग 3M के डिस्ट्रीब्यूटर थे। ओके, तो तब ये हेलमेट अटैच्ड ईयरमफ्स जो है ना आप जी, जो बता रहे हैं वो हम सेल किया करते थे। हेलमेट हो गया, उसका हेलमेट अटैच्ड ईयरमफ आती थी। हाँ। तो बहुत से साइटेशन हुए, प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत से इश्यूज ऐसे हुए कि कई केसेस हुए कि एम्प्लॉयर कह रहा था कोर्ट में, उनके लेबर कोर्ट, हम लोग क्या लेबर कोर्ट अलग होती है ना, तो लेबर कोर्ट में जो एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव था वो ये कह रहा था कि मैंने पीपीएस प्रोवाइड की,
और जो गवर्नमेंट लॉयर दिया गया था वो कह रहा था कि अप्रोप्रिएट पीपीज नहीं दी गई। वो कह रहे थे कि हेलमेट दिया मैंने और ईयर मफ दिया, तो दोनों इसको पहनना चाहिए। अब दोनों इनबिल्ड नहीं है उस टाइम पे, तो वो कैसे उस चीज को सॉर्ट आउट करें। तो उसका कहना था कि ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट नहीं था, आपने दो दे दिया लेकिन उसको दो को एक साथ नहीं पहन सकता है। अब ईयर में यूं लगाएगा तो उसका एक्सपोजर हो सकता है, एंगल चेंज हो जाए, तो वो एक्सपोजर कम नहीं कर रहा है। तो इस वजह से अप्रोप्रिएट वर्ड यूज किया गया था। और ये इश्यूज आए थे, बहुत से इश्यूज आए थे। जैसे वो हेलमेट में वेंटिलेशन नहीं था, तो वेंटिलेशन की वजह से बहुत से फंगल इन्फेक्शन हो रहे थे हेड्स में, या हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम्स बहुत से हो रही थी। तो ये जो छोटे से रीजन होते हैं, ये छोटे से रीजन जो होते हैं, या स्वेटिंग बहुत ज्यादा होना या हेयर फॉल का होना, ये एम्प्लॉयर्स के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट डालता है। और पीपीएस के बारे में जब हम लोग कहते हैं कि पीपीएस का पहनना या ना पहनना, क्योंकि कंट्रोल मेजर जब हम लोग देखते हैं तो एक कंट्रोल मेजर की एक हायरार्की प्रोवाइड की गई है। और वो कंट्रोल मेजर की हायरार्की है कि एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड पीपीएस। पीपीएस जो है सबसे लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर कहा गया है। लीस्ट इफेक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका पहनना या ना पहनना किसी वर्कर के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है। और वर्कर्स का बिहेवियर जो होता है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुली के द्वारा। अगर हल्का सा भी जहन के अंदर कोई स्टिमुली क्रिएट हो गया कि बाल झड़ जाएंगे, तो आगे प्रॉब्लम होगी या गुड लिकिंग नहीं होंगे। ये छोटी सी स्टिमुली उस वर्कर्स के जो सेफ्टी के पॉजिटिव सेफ्टी बिहेवियर है उसको निगेटिव सेफ्टी बिहेवियर में कन्वर्ट कर देगा। और बिहेवियर ही वर्कर्स का एटीट्यूड बनाता है। और अगर ऐसा ही चलता रहा कि वो बार बार उतारता रहेगा, तो उसका एटीट्यूड जो है वो कंप्लीटली निगेटिव हो जाएगा। और हेलमेट से जो सेफ्टी होनी है, जो उसका इंपॉर्टेंस है, वो उसके जहन में खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, एक हदीस है जिसका मफहूम है इन्नमल आमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो इसी के रिगार्डिंग एक आइजैक एजिजिक नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1985 में एक थियरी प्रपोज की थी। उस थियरी को कहा गया था थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर। और थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर में भी वही बात कही गई थी कि योर एक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन, इन्नमल अमाल बिन्नियात। whatever you think in your mind, how positively you think in your mind, जितना पॉजिटिव आपका जो आपकी सोच है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो सेफ्टी का टोटली जो रिलेशन है वो योर एक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन। आपके जो है इंटेंशन के ऊपर ही आपका एक्शन है। तो इंटेंशन को जो बनाने वाली चीज होती है किसी वर्कर की, वो उसके बिहेवियर से ही स्टार्ट होती है। पीछे ऑर्गेनाइजेशन में वो ऐसा बिहेवियर था, वहां के लोगों का ऐसा था, एक निगेटिव सेफ्टी कल्चर था जहां पर लोगों का बिहेवियर पॉजिटिव नहीं था टुवर्ड्स द हेल्थ एंड सेफ्टी। तो जैसे काम करते थे, हेलमेट पहनना है, पीपीएस को फॉलो नहीं करना है, पीपीएस के इंपॉर्टेंस का नहीं पता है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई है, तो वही उसका बिहेवियर जो था, उसका एटीट्यूड बना के रखा था। और एटीट्यूड ये था कि सेफ्टी उसको नहीं करनी है या सेफ्टी से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अप्रिशिएट ही नहीं किया था लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में। फिर वही वर्कर से एक नई ऑर्गेनाइजेशन में आता है जहां पर हेल्थ एंड सेफ्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और प्रायोरिटी में टॉप पे रखा जाता है, वर्क से भी ऊपर रखा जाता है कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को पहले फॉलो करना है, देन आपको वर्क पे जाना है। तो उसका जो एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड था, जो उसके बिहेवियर के थ्रू बना था, वो अब यहाँ पर आकर के सडनली चेंज नहीं होगा। तो उसके बिहेवियर को चेंज करने के लिए फिर हम लोग ट्रेनिंग है एंड एजुकेशन है और उसको उसके सुपरविजन है, उसको लगाया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की तरफ से। और उसके बिहेवियर को धीरे धीरे चेंज करके उस थियरी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, थियरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर को इम्प्लीमेंट किया जाता है कि उनके एटीट्यूड को किस तरीके से चेंज करना है, उनके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रिपरेटरी टॉक करवाइए 5 मिनट की वर्कर्स को खड़े होकर के, एक कोई टॉपिक लेकर के उस पर बात करिए। तो एवरी डे जब वो चीजें सुनी जाती हैं तो धीरे धीरे वो चीजें असर करना शुरू हो जाती हैं। यानी कोई अच्छी बात हो या गलत बात हो, अगर वो डेली डेली हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट की जाती है, प्रेजेंट की जाती हैं, तो वो चीजें हम लोगों को सही लगने लगती हैं। तो एवरी डे प्रेपरेटरी टॉक 5 मिनट्स की इसीलिए कराई जाती है, एक वार्म अप होता है सेफ्टी के प्रति, तो उसको हम लोग करते हैं। फिर टीबीटी कराई जाती है, टूल बॉक्स टॉक कराई जाती है। फिर उसके बाद जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग में उनको ले जाकर के उनको एजुकेट किया जाता है उस चीज के बारे में। उस पे वीडियोस के थ्रू विजुअल भी दिखाया जाता है। सारे लर्निंग्स जो भी इनपुट्स होते हैं उनको दिए जाते हैं, चाहे विजुअल हो, चाहे हियरिंग हो, चाहे वो वर्ड्स हो, चाहे सेंसेस हो,
वो सारी चीजें उनको इनपुट के थ्रू दी जाती हैं और धीरे धीरे उनका बिहेवियर क्या होता है कि पॉजिटिव होने लगता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि एक लंबे टाइम के बाद उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है। तो पीपीईस के रिगार्डिंग तो ये कहा जाता है कि पॉजिटिव यानी बिहेवियर का पॉजिटिव होना, एटीट्यूड का पॉजिटिव होना वो ज्यादा जरूरी है कि पीपीईस वरना इफेक्टिव नहीं होगी। इसीलिए कहा गया है पीपीईस जो है वो सबसे लीस्ट इफेक्टिव कंट्रोल मेजर है। तो लीस्ट इफेक्टिव इसलिए कहा गया है क्योंकि जब मन है तब वो पहनेगा, जब मन नहीं होगा तो वो हटा देगा। तो मन क्यों नहीं हो रहा है इसी के ऊपर वर्क किया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है इससे, ऐसा तो नहीं है कि इसकी वजह से उसके वर्क के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि अब उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं पता है उसको, सिर्फ हम दे रहे हैं हेलमेट लेकिन उसके इंपॉर्टेंस को नहीं बता रहे हैं, या हम हेलमेट को सिर्फ दे रहे हैं लेकिन चिन स्ट्रैप है उसके इंपॉर्टेंस को नहीं बता रहे हैं। तो वो चिन स्ट्रैप नहीं लगा रहा है, वो हेलमेट तो लगा रहा है। तो अगर ट्रेनिंग के थ्रू उसके इंपॉर्टेंस को ये बताया जाएगा कि भाई चिन स्ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप जा रहे हैं और आपके ऊपर से कोई पत्थर गिरता है और पत्थर आपके सर के ऊपर छोटा सी पत्थर गिरता है तो ब्रेन हैमरेज या पैरालिसिस जैसी कंडीशन क्रिएट हो सकती हैं, और हेलमेट पहने होंगे तो उसके ऊपर गिरेगा और उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा या अलग कर देगा, आपकी बॉडी पे नहीं आने देगा। अंदर शॉक एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगाया गया है ताकि आपके शॉक आपके स्पाइनल कॉर्ड्स के ऊपर, नेक के ऊपर ना आए, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम्स ना आए आपको। तो उसके बाद चिन स्ट्रैप अगर नहीं लगाएंगे तो एक पत्थर गिरा, आपका हेलमेट नीचे गिर गया, फिर दूसरा और गिर गया आपके ऊपर जब आप उठाने के लिए गए उसको। तो आप इसीलिए ये इंपॉर्टेंट यानी चीज है। तो एजुकेशन, ट्रेनिंग इम्प्रूव्स स्किल एंड एजुकेशन इम्प्रूव्स नॉलेज। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों इंपॉर्टेंट होती है वर्कर्स के लिए। अगर हम सीढ़ी पे चढ़ना तो बताएं कि 3 पॉइंट कांटेक्ट को मेंटेन करने करके लैडर पे चढ़ना है वर्कर को, तो वो चढ़ना तो सीख जाएगा। और उसको एजुकेट ना करें कि आकर अगर आपने लास्ट टाइम कोई ऐसी मेडिसिन ली है तो अपने सुपरवाइजर को बताइएगा कि उसमें कोई नींद की चीज तो नहीं है उसके अंदर। बहुत से लोगों को लियोसिट्राजिन जैसी नॉर्मल एंटी एलर्जी की मेडिसिन बहुत ही ज्यादा यानी लथार्जिक बना देती है, स्लो कर देती है, सुस्त कर देती है उनको। तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो किसी के ऊपर बहुत इफेक्ट करती हैं। तो अगर वर्केट हाइट पे आप जा रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर, लैडर्स के ऊपर, टावर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपने कल क्या मेडिसिन ली है, अगर कोई ली है या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो आपको अपने सुपरवाइजर को मॉर्निंग की शिफ्ट बताना पड़ेगा ताकि वो जॉब रोटेशन कर सके, किसी दूसरे को भेज सके। या आप चढ़ते टाइम अपने हाथों को ध्यान रखिएगा कि कोई ऑयल एंड ग्रीस जैसी चीज नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, वरना वो स्लिप करेगा। या आप अपनी फुटवेयर को चेक करेंगे, आप शूज को चेक करेंगे उसमें कोई क्ले तो नहीं लगी हुई, चिकनी मिट्टी तो नहीं लगी हुई, वरना वो स्लिप करेंगे। तो ट्रेनिंग में तो आपने जो बताया, सिर्फ अगर ओनली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो इसकी स्किल्स तो इंप्रूव होगी, वो 3 पॉइंट कांटेक्ट मेंटेन करेगा और ले डाउन नहीं होगा, तो लैडर्स को सही तरीके से चढ़ेगा। लेकिन अगर एजुकेट नहीं करेंगे आप, एजुकेशन नहीं होगी, तो फिर वो रिस्क से बचाया नहीं जा सकता उसको। तो चाहे पीपीज हो या कोई हैजर्ड हो या कोई भी सेफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर या सेफ प्रोसीजर हो, ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन का होना बहुत जरूरी होता है। तो ये बिहेवियर को चेंज करता है। तो पीपीज हो या कोई भी वर्क एक्टिविटीज जो वर्कर्स की जो डिपेंड होती है, वो उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है। योर एक्शन इज टोटली डिपेंड अपॉन योर इंटेंशन, और इंटेंशन हमारा बिहेवियर डिफाइन करता है, और हमारा बिहेवियर जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चेंज होता रहता है। एक कॉल पे अगर बात हो जाए, भी हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, अगर सडनली एक कॉल आ जाए कि बेटी बहुत बीमार है हॉस्पिटल में, बस वो छोटा सा एक फैक्टर जो है वो जो स्टिमुली दिमाग के अंदर क्रिएट हुआ, वो तुरंत हमारे जो है वो बिहेवियर को पॉजिटिवली, अभी तो बहुत अच्छे से इंथुजियाज्म के साथ हम लोग काम कर रहे थे या ड्राइव भी कर रहे हैं, बहुत डिफेंसिवली ड्राइव कर रहे हैं, और बिहेवियर बहुत ही पॉजिटिव है हमारा कि हम हर चीज को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। सडनली एक कॉल की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो 50% शिफ्ट हो गया, यानी जो अब डिस्ट्रक्शन था वो बढ़ गया। तो जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन था वो 50% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से अब अनसेफ एक्ट होगा हमसे, और अनसेफ एक्ट की वजह से एक्सीडेंट हो, जिसकी वजह से इंजरी होगी और कंपनी का लॉस होगा या हमारा भी लॉस होगा। तो किसी भी चीज का, चाहे वो अनसेफ एक्ट की बात करें या अनसेफ कंडीशन की बात करें या पीपीएस के पहनने की बात करें, तो पीपीएस के ऊपर बिहेवियर का बहुत इफेक्ट होता है। इसीलिए सबसे पहला काम ये होता है कि इनके बिहेवियर को पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर अगर बनाना है तो वर्कर्स के बिहेवियर के ऊपर काम करना होता है, और वो बिहेवियर के ऊपर अच्छे तरीके से काम होना चाहिए ताकि उनका बिहेवियर पॉजिटिव हो जाए और उनका उनसे अनसेफ एक्ट ना हो। तो पीपीएस का ना पहनना भी तो अनसेफ एक्ट है, जो कि सबसे ज्यादा होता है वर्क प्लेस के ऊपर। पीपीएस को ना पहनना सबसे ज्यादा अनसेफ एक्ट, और पीपीएस को गलत तरीके से पहनना उससे ज्यादा अनसेफ एक्ट। तो बहुत से वर्कर्स हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई, तो वो चिन स्ट्रैप लगाएंगे नहीं हेलमेट का, तो सबके इंपॉर्टेंट चीज है उसको मिस कर देंगे। या हार्नेस पहनेंगे, फुल बॉडी हार्नेस पहनेंगे, तो उसका इंस्पेक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे।
या इस जो फिल्टर यूज कर रहा है, कोई वेल्डर है जो कि कोई फिल्टर यूज कर रहा है, जो हुड यूज कर रहा है, तो उसका जो प्रॉपर नंबर है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। फिल्टर नंबर से कोई मतलब नहीं उनको, जो मिल गया उसको लगा लिया। रेडिएशन को कम कर रहा है नहीं कर रहा है, आइस के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है, स्ट्रेन स्प्रेन कॉज कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे उसमें कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए लॉ रूल्स में लिखा गया कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड प्रॉपर प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। तो ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ वर्क रिलेटेड ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि इट ऑल्सो कवर द हाउ टू वेयर द पीपीज ऑल्सो। पीपीज को किस तरीके से पहना जाता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, पीपीज को किस तरीके से रखा जाता है, यानी हाउस कीपिंग का भी ध्यान होना चाहिए। अदरवाइज अब हार्नेस है उठा करके ऐसे केमिकल के एरिया के अंदर हम रख रहे हैं जिसकी वजह से उसके जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो डिटोरेट हो रहे हैं, उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है। अब उसकी 500 पाउंड्स की एबिलिटी नहीं रह गई है बेयर करने की, अब वो टूट जाएगी, उसमें या शॉक लगेगा वो टूट जाएगी हार्नेस। तो इस तरीके से ट्रेनिंग के अंदर पीपीस को पहनना, ट्रेनिंग के अंदर पीपीस का रख रखाव, उसकी क्लीनिंग, सारी चीजें उसके अंदर बताई जाती हैं। लेकिन वर्क प्लेस के ऊपर जाकर के हम लोग क्या देखते हैं कि एक पीपीस इशू कर दी गई है और हेलमेट में नाम लिख करके हम लोग इशू कर देते थे, जब तक कि वो खराब ना हो जाए तब तक के आना मत। शूज ऐसा दिया है कि जब तक कि उसका टो बोर्ड तक के निकाल के फेंक देते थे वर्कर, एक बार निकल गया तो उसी को चलाए हुए हैं। तो दिस इज द साइटेशन वायलेशन ऑफ द रूल्स एंड ऑल द थिंग्स। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सी ऐसी हैं जो कि उसको प्रॉपरली फॉलो करती हैं। जी प्लीज। ये सेफ्टी कल्चर पे डिपेंड करता है। हम चाहे ना इतना हमारी तरफ से इतना एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ें, बट वो एट द एंड ऑफ द डे उनके सेफ्टी कल्चर पे डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अगर आप डेफिनेटली देखें, आपको ईयर मफ्स को बता रहे थे, सोल्यूशंस हैं उसमें, है, उससे सोल्यूशन है। अटैच्ड ईयर है। और बिलो बिलो नेक करके भी एक ऑप्शन आता है ऑप्शन उसमें, आता है उसमें भी, याद है। ईयर मफ जो है नेक नेक बैंड टाइप रहता है वो हाँ, नेक पीछे। बैंड का टाइप होता है। ईयर प्लग होता है, ईयर प्लग को ऑप्शन रहता है। तो यस, ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस हैं। बट एक्चुअली में होता क्या है कि क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच का इशू होता है। क्लाइंट जब भी अपना प्रोजेक्ट प्रपोज, यानी जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, देता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एक अलग से बजट देता है कि इतना बजट हम हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि उस बजट में भी कॉस्ट कटिंग करते हैं और समहाउ उसमें भी प्रॉफिट को स्नैच करने की कोशिश करते हैं। तो इसी इसी की वजह से जो क्वालिटी ऑफ जो पीपीज है उसको वो लोग डिक्रीज कर देते हैं। वो थोड़ा सस्ती देंगे, नंबर्स में कम देंगे, तो इस वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो ये कंसर्न अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कितनी स्ट्रिक्ट तरीके से काम कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इंडिया के अंदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई जाती है। जब कोई मेजर एक्सीडेंट्स होता है तो ऑर्गेनाइजेशन, लेबर मिनिस्ट्री भी एक्टिव हो जाएगी, लेबर इंस्पेक्टर भी एक्टिव हो जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी हो जाता है, मजिस्ट्रेट भी हो जाता है, हर चीज बहुत तेजी से एक्टिव होंगी। लेकिन सेम ऑर्गेनाइजेशन जैसे ही उसका वो टाइम ड्यूरेशन गैप हुआ, वैसे ही वो जो कंप्लाइंसेस थी वो धीरे 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 डाउन होती चली जाती हैं। इवन कि केसे के अंदर भी हमने देखा, हम तो ट्रेनिंग देने के लिए वहां पर मेप्सको में जाते थे, आरएसको में जाते थे, आरामको में जाते थे, और मादिन थी, मादिन तो बहुत बड़ा क्लाइंट था हम लोगों का, वहां जाते थे। अलवहाज कंपनी थी वहां पर रियाद के अंदर जो आर्म्स बनाती थी। जी तो बहुत सी कंपनीज में हम खुद ही जाते थे वहां पर ट्रेनिंग देने के लिए। तो कुछ कंपनीज का स्टैंडर्ड हम देखते थे कि बहुत ही टॉप लेवल का है, बहुत ही अच्छे तरीके से। मेप्सिको का तो बहुत अच्छा है सर। हाँ, मेप्सिको का जो मैप्सको में बहुत अच्छा है। मैप्सको और एक मैप्सको और एक जो है अरेस्को है, वो शायद ज्वाइंट वेंचर हो गई हैं आपस में। हाँ, जॉइंट वेंचर हो गई एक है, वही बट वो रियाद से। इवन उससे बेटर मेप्सिको है। हाँ, मैप्सको बेटर है क्योंकि वो हम सब डिफरेंस है। उसकी यूनिट कई है ना। एक तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है रियाद में, जो उसका जी, एग्जिट 9 पे शायद था, एक वहां था जो फीड, वो फीडर वो बनाते हैं ना, हाँ, चिकन फीड फीड वाला। फीड और एक वहां फीड 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 वहां मैं जाता था, और एक थी वहां पर अल खर्ज से दुबई वाली रोड के ऊपर, वहां पर भी वहां से सही सही लगभग सही 100 किलोमीटर समथिंग थी, लेफ्ट हैंड पे पड़ती थी। वहाँ पर। वहां पर जाते थे, करेक्ट। वहां पर अहमद सर थे, वहां पर एक वहां का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। और फिर एक इनका दम्माम में भी इनकी फीड मिल थी वहां पर। दमाम में भी। हाँ, वहां पर एक बॉयलर का एक्सप्लोजन हुआ था, बॉयलर एक्सीडेंट, एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, बल्कि बॉयलर का जो वो था ड्रेन सिस्टम था ना, तो वहां पर एक वर्कर्स का फीड पैर था वो जल गया था उसमें। तो उसकी उसकी जी इन्वेस्टिगेशन में हम लोग गए थे। और वहां पर ये फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की ट्रेनिंग और इंस्पेक्शन के लिए हम जाया करते थे अक्सर। तो वहां पर ठीक ठाक था, सो था।
लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस हम लोगों की होती है एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, वो वहां पर नहीं दिखाई दी, वो मादेन में दिखाई दी। कि जो सही जो सही एक्सपेक्टेशंस हम लोग करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी का क्या मतलब है एक वर्कर्स के लिए, क्या एम्प्लॉयज के लिए, वो हम लोगों ने वहां पर मादेन में देखा। कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर होते थे, अगर वायलेशन, एक सिंगल वायलेशन भी पाया जाता था तो उनके कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाती थी बात। तो इतना स्ट्रिक्ट था कि इतना वहां पर 100% देना भी अच्छा लगता था एज ए बीइंग ट्रेनर ओवर देयर। कि बहुत अच्छे करेक्ट परफॉर्मेंस, अच्छा जो कहते पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज एंड टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट वहां पर जो होते थे, इवन की जो बहुत ही क्रीमी लेयर के एम्प्लॉयज होते थे, यूं कह सकते हैं कि समझिए कि जियोलॉजिस्ट होते थे, डायरेक्टर होते थे, वो टाइम वक्त देते थे ट्रेनिंग रूम के अंदर हम लोगों को कि नहीं आपका ट्रेनिंग है, इनविटेशन है, और वो बैठते थे वहां पर, चाहे वो 1 आवर्स की ट्रेनिंग होती थी वो देते थे। तो जो एक्सपेक्टेशन थी ऑर्गेनाइजेशन में, कई ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि बहुत अच्छा वहां पर फॉलो होता था, और कई कंपनी में तो भाई खाना पूर्ति जैसे यहाँ इंडिया में वैसे ही वहां खाना पूर्ति वहां भी चल रही थी। तो इट डिपेंड्स ऑन द सेफ्टी कल्चर कि हमारा सेफ्टी कल्चर क्या है। और सेफ्टी कल्चर कम्स फ्रॉम द टॉप लीडरशिप। हमारी लीडरशिप कैसी है, अगर लीडरशिप में अगर ठीक है, पॉजिटिव थॉट्स वो रखता है बंदा, टॉप लीडर हमारा, तो फिर नीचे वो जो बॉटम एम्प्लॉइज हैं फिर उनको इश्यूज नहीं होते हैं उस चीज को 100% इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन अगर लीडरशिप की ही कमी होती है तो फिर वो उसके अंदर फिर इतना इफेक्ट नहीं आता है कि नीचे हम लोग कितना भी करते रहें, लेकिन वो चीज आती है। ये तो खैर गल्फ कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहां पर समहाउ करना पड़ता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वाई वी शुड फॉलो द हेल्थ एंड सेफ्टी, सो देयर आर 3 रीजन फॉर मेंटेनिंग द गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। तो एक तो मॉरल रीजन होता है, तो एक लीगल रीजन होता है, एक फाइनेंशियल रीजन होता है। तो पूरे गल्फ में अगर बात करते हैं तो लीगल रीजन की वजह से ज्यादा देखा जाता है कि अगर 80% बात करते हैं तो लीगल रीजन की वजह से होता है। और फिर बाद में आता है कि फाइनेंशियल रीजन, कि हाँ जो एम्प्लॉयर ये समझते हैं कि हाँ एक्सीडेंट्स आर कॉस्टली एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड होती है, एक छोटा सा एक्सीडेंट भी कई करोड़ का हो जाता है अगर कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सीडेंट की। तो कुछ ऐसी होती हैं जो कि 20% ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो फिर आपके जो है वो कॉस्ट के लिए फाइनेंशियल रीजन की वजह से फॉलो करती हैं। लेकिन 99% जो फॉलो करती हैं, चाहे वो दिखावे के लिए करती हूँ, वो लीगल रीजन की वजह से करती हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉज हैं जो कि फ्रेम करते हैं कि कैसे बिजनेस कंडक्ट हो, कैसे बिजनेस चले। तो 3 रीजन में मॉरल रीजन को तो बहुत रेयरली ही कोई फॉलो करता है। तो ओवरऑल चाहे वो किसी भी कंट्री की हम लोग बात करते हैं वो यही चीजें हैं, किसी भी कंट्री के लॉज की बात करते हैं तो भी वही चीजें हैं कि मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे। अच्छा, सेफ वर्क प्लेस को प्रोवाइड करने के लिए ही पूरा हम लोग मैनेजमेंट सिस्टम हेल्थ एंड सेफ्टी का फॉलो करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली ISO 45001 का मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो हो रहा है। मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए हम लोग फॉलो करते हैं कि एक भी चीज सेफ्टी की वो छूट ना जाए, और स्टेप वाइज तरीके से हेल्थ एंड सेफ्टी को आसान हो जाए हमारे लिए फॉलो करना। अगर हम यूं ही उंगलियों पर चलाते रहेंगे कि हम रिस्क असेसमेंट करें और इंस्पेक्शन करें, सेफ्टी वॉक करें, हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, वर्क परमिट सिस्टम को फॉलो करें, तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमसे मिस हो जाएंगी। लेकिन अगर एक प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं तो चीजें मिस होने के चांसेस बहुत ही रेयर हो जाते हैं या ना के बराबर हो जाते हैं। तो हेल्थ यानी सेफ वर्क प्लेस का मतलब होता है वर्क प्लेस विच इज फ्री फ्रॉम हैजर्ड्स, जहां पर किसी भी टाइप का हैजर्ड्स ना हो, अगर है भी तो वो कंट्रोल फॉर्म में है। सेफ वर्क प्लेस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हैजर्ड्स ना हो, हैजर्ड तो क्रिएट किए गए हैं, तो हैजर्ड्स अगर अगर हैं वहां पर और कंट्रोल फॉर्म में नहीं है, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, तो इसके लिए एक थियरीज है। हर्बर्ट विलियम हिनरिच ने, इज इट ऑडिबल टू यू, माय वॉइस इज क्लियर टू यू? हाँ हाँ हाँ। आ रही आवाज आ रही सर आप डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं कभी कभी, नेटवर्क इशू आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ इस टाइम वाईफाई का बड़ा इशू है क्योंकि वेदर क्लाइमेट यहाँ पर बहुत हैवी रेन्स इस टाइम चल रही है हम लोगों के साइड में इस टाइम। तो हैवी रेन्स की वजह से बड़ा नेटवर्क इशू है वाईफाई का यहाँ पर। तो अगर ऐसा भी होता है ना तो इसीलिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस लेक्चर को, हम आपको इसको फिर से रिसेंड कर देंगे, शेयर कर देंगे आप लोगों को, ताकि कोई ऐसी चीज मिस हो जाए तो उसको आप फिर से वो कर सके, डिस्कस कर सके। तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी हम शेयर कर देंगे। तो हेल्थ एंड सेफ वर्क प्लेस का मतलब होता है कि एक वर्क प्लेस जहां पर किसी भी टाइप्स का हैजर्ड्स ना हो, अगर हो भी तो वो कंट्रोल फॉर्म में हो। हर्बर्ट विलियम हिनरिच जो है
उन्होंने 1931 में एक थियरी प्रपोज की, जिसे थियरी यानी कि डोमिनो थियरी कहा गया। उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात कही, कहा कि 88% एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं और 10% एक्सीडेंट जो है वो अनसेफ कंडीशन की वजह से होती हैं और 2% एक्सीडेंट वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जो कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जहाँ की उसके इम्पैक्ट और उसके एक्सपोजर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो 88% एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ अनसेफ एक्ट बाय द वर्कर। 88% जो है एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट जो है वो वर्कर्स जो है करते हैं। और वो अनसेफ एक्ट क्यों करते हैं उसके रीजंस को एक्सप्लेन किया कि कुछ वर्कर्स तो ऐसे होते हैं जो कि गलत को सही समझा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग और एजुकेशन की कमी होती है। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि सही तरीका क्या है या सेफ सिस्टम ऑफ वर्क क्या है या सेफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है क्या, स्टेप वाइज तरीका है क्या करने का। कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिसको डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अनसेफ एक्ट हो जाते हैं। अब वो चाहे मैनुअल डिस्ट्रक्शन की वजह से हो जाए, चाहे विजुअल डिस्ट्रक्शन की वजह से हो जाए, चाहे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन की वजह से हो जाए, डिस्ट्रक्शन की वजह से ही ज्यादा एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट होते हैं। और इसीलिए डिस्ट्रैक्शन ना हो इसलिए बहुत सी कंपनीज ने सेलफोन को बैन कर दिया अपनी प्रीमाइसिस में। और वो चूंकि सेलफोन जो है वो तीनों तरीके के डिस्ट्रैक्शन कॉज करता है। एक बंदा अगर छोटी सी एक क्रेन को ऑपरेट कर रहा है और मोबाइल फोन को बार बार वो देख रहा है और अपनी स्क्रीन को देख रहा है, तो मोबाइल फोन को उठाना वो मैनुअल डिस्ट्रैक्शन में गया, और स्क्रीन को देख रहा है बार बार तो वो विजुअल डिस्ट्रैक्शन में गया, और मैसेज को खोल के पढ़ लिया तो वो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रैक्शन हुआ। तो तीनों तरीके के डिस्ट्रैक्शन जो है वो मैनुअल, साइकोलॉजिकल एंड विजुअल, वो एक ही टाइम पे एक ही डिवाइस से हो जाते हैं। इसलिए बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही हैं, जहां पर ज्यादा हाई लेवल का हैजर्ड्स होता है तो उसने मोबाइल फोन को बैन कर दिया है अपनी प्रीमाइसिस के अंदर कि वर्किंग टाइम के अंदर यूज नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम लोग फिर कहा कि 88% एक्सीडेंट अनसेफ एक्ट की वजह से होते हैं, जिसे रोका जा सकता है अगर उनके उनके बिहेवियर को हम लोग पॉजिटिव बना दें, उनके एटीट्यूड को पॉजिटिव बना दें, उनके ऊपर सुपरविजन अच्छे तरीके से मेंटेन कर दें, तो 88% एक्सीडेंट्स को हम लोग रोक सकते हैं। 10% एक्सीडेंट अनसेफ कंडीशन की वजह से होते हैं, जो वर्क प्लेस के ऊपर हमारे हैजर्ड्स पाए जाते हैं। चाहे वो रास्ते में रखा हुआ पत्थर है जो कि एक ट्रिप हजार्ड कॉज कर दे, चाहे रास्ते में पड़ा हुआ पानी या कोई ऑयल एंड ग्रीस है जो कि स्लिप हजार्ड कॉज कर दे, चाहे पर रास्ते में कोई जो पाथ होल्स बना हुआ है, ओपन एज है, कहीं पर गड्ढा है जहां पर मशीन का कोई ऐसा पार्ट है जो कि रोटेट हो रहा है, उस पर गार्ड्स नहीं लगा हुआ है, या कोई इल्यूमिनेशन लाइटिंग वहां पर कम है, या नॉइस बहुत है, या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत लो है। ऐसे जो अनसेफ कंडीशंस हैं ये 10% एक्सीडेंट इनकी वजह से कॉज होते हैं। तो अगर अनसेफ एक्ट को रोक लिया जाए और अनसेफ कंडीशन को हटा दिया जाए तो 98% एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। जितने भी एक्सीडेंट वर्क प्लेस के ऊपर हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, उनको रोका जा सकता है, बट उनके उनके लिए पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम हमको काम करना पड़ेगा, मिल करके काम करना पड़ेगा, तभी हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो ओशा के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी में कहा गया कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेफ वर्क प्लेस बनाए। तो सेफ वर्क प्लेस बनाना इतना आसान तो है नहीं। सेफ वर्क प्लेस का मतलब है कि लोग वहां पर अनसेफ एक्ट ना करें। अनसेफ एक्ट ना करें तो उसके लिए टीम चाहिए हमको, जिसको हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सारे वर्क को हम लोग क्या करेंगे परमिट टू वर्क सिस्टम के थ्रू कंट्रोल करेंगे हम लोग वहां पर, है ना। इंस्पेक्शन करवाएंगे, रिस्क असेसमेंट करवाएंगे, देन उसके बाद सर्वे भी कंडक्ट होगा, ऑडिट भी टाइम टू टाइम करवाएंगे हम। तो इस तरीके सुपरविजन मेंटेन करेंगे, हाई लेवल का सुपरविजन मेंटेन करेंगे, तब जाकर के हम लोग 88% अनसेफ एक्ट और 10% अनसेफ कंडीशन को रिमूव कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो हम लोग सेफ वर्क प्लेस को मेंटेन कर लेते हैं। तो लॉ कहता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड अ सेफ वर्क प्लेस टू द एम्प्लॉय। सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करिए। तो सेफ वर्क प्लेस को बनाने के लिए पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिर कहता है सेफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए। कोई भी ऐसा इक्विपमेंट्स मत दीजिए जिसके अंदर कोई ऐसा डेटोरेशन हो या कोई ऐसी खराबी हो जिसकी वजह से कोई एक्सीडेंट कॉज हो जाए। तो सेफ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करिए। फिर साथ में प्रॉपर पीपीईज प्रोवाइड करिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग पढ़ेंगे उसमें ऑलमोस्ट लगभग सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यही चीजें मिलती हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो ये ओशा का लोकेशन बताया गया कि हेड ऑफिस ऐसी यहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। और अगर कोई वर्कर्स यूएसए के अंदर काम कर रहा है और वहां पर उसको कोई प्रॉब्लम इश्यूज आ रहे हैं तो वो कंप्लेन कर सकता है जाकर के ओशा को, है ना। उसके लिए फिर फॉर्म्स होते हैं। हाँ, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन ओ वेट वेट, सॉरी।
मैं इसको आपको सेंड भी कर दूंगा, इसकी पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूं आपको, तो दैट विल बी इजी फॉर यू टू गो थ्रू। ये अभी विजिबल है? स्क्रीन शेयर किया है, अभी विजिबल हुई? यस सर, शेयर है screen। हाँ सर अभी ओके, सो ओशा का मिशन क्या है? मिशन बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म गोल को, विजन बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल को। तो मिशन क्या है कि टू इंश्योर द सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स। वही मिशन इसका भी है, जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आप इंडिया का देखें या कहीं का भी देखें, वही चीजें हैं। टू इंश्योर सेफ एंड हेल्थफुल वर्किंग कंडीशन फॉर वर्कर्स। ऐसा कैसे कर सकते हैं? बाय सेटिंग एंड इन्फोर्सिंग हेल्थ एंड स्टैंडर्ड्स एंड बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, आउटरीच एंड एजुकेशन एंड असिस्टेंट टू द एम्प्लॉय। तो ओशा जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है, ओशा असिस्ट भी करती है, आउटरीच प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती है, एजुकेट करती है। इसके थ्रू क्या करना चाहती है? अपने मिशन को अपने वो अकम्प्लिश करना चाहती है कि हम सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन अपने वर्कर्स को प्रोवाइड कर दें, सिर्फ यूएसए के लिए। हाँ, इस चीज को हम लोग भी इंप्लीमेंट करते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं अच्छे तरीके से, तो हम लोग भी इसी चीज को अचीव कर लेते हैं। अच्छा, ओशा, हाउ ओशा अकम्प्लिश इट्स मिशन? अपने मिशन को किस तरीके से अकम्प्लिश करती है? तो बाय डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। वो डेवलप करती है और इन्फोर्स करती है कि उस चीज को लागू करवाए, इंप्लीमेंट करवाए अपनी कंट्रीज के अंदर और उस चीज को अचीव करे। बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू द एम्प्लॉयर्स एंड एजुकेशन। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बोथ शुड बी प्रोवाइडेड, तो तभी वो अचीव कर सकता है। सो अकम्प्लिश एंड बाय इन्फोर्सिंग ओशा स्टैंडर्ड थ्रू टारगेटेड इंस्पेक्शन। अगर ओशा को फ्रीडम है, वो कंसर्न अथॉरिटी है वहां की यूएसए की, वो किसी भी स्टैंडर्ड्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा करके और इंस्पेक्शन कर सकती है और वहां पर देख सकती है कि किस तरीके से आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं। साइटेशन तो नहीं हो रहा है, वायलेशन तो नहीं हो रहा है कहीं पर ओशा स्टैंडर्ड्स का। अगर होती है वहां पर तो उसको फिर वो आगे प्रोसीड करती हैं और उसके ऊपर जो भी एक्शन होता है वो एक्शन लिया जाता है। और भी फैसिलिटेट करती है कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट्स जितने भी होती हैं वर्कर्स, वहां के वर्कर्स को ये राइट्स है कि वो वर्कर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल कंप्लेंट्स लिख सकता है ओशा को कि हाँ हमारे साथ, और ओशा जो है उसकी आइडेंटिटी को हाइड करके रखेगा। अगर उसके बावजूद भी अगर उसके साथ किसी भी तरीके का कोई एक्शन लिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो फिर वो दोबारा अगर उसको जो है वो इन्फॉर्म करेगा तो ओशा जो है वो उसके ऊपर फिर से एक्शन ले लेगा, यानी उसको वर्कर्स को प्रोटेक्ट भी करती है। फिर बाय इन्वेस्टिगेटिंग फैटलिटीज, और जो कंप्लेंट्स होती हैं ओशा अपने मिशन को अकम्प्लिश करती है, इन्वेस्टिगेट करती है जो फैटलिटीज होती हैं। चूंकि ओशा के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई डेथ हुई है या कोई फैटलिटीज हुई है तो विद इन 8 आवर्स आपको रिपोर्ट करना होता है यूएसए के अंदर, ओशा को रिपोर्ट करना होता है। और अगर कोई ऐसी लॉस्ट टाइम इंजरीज हुई है या जिसको हम लोग कहते हैं कि 48 आवर्स के लिए कोई वर्कर्स अनफिट हो जाए, 48 आवर्स में अपने वर्क पे को रिज्यूम ना कर सके, है ना, तो रिपोर्टेबल इंजरीज कहलाती हैं। यदि ऐसी चोट या ऐसी इंजरीज जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइज हो जाए कोई वर्कर्स, तो 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना होगा। अगर 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 एडमिट नहीं होता है तो उसको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं। नॉन रिपोर्टेबल एंड रिपोर्टेबल। रिपोर्टेबल इंजरीज वो होती हैं जिसके अंदर कोई वर्कर्स 48 आवर्स के लिए अपने वर्क को रिज्यूम ना कर सके, और नॉन रिपोर्टेबल वो होती हैं जिसके अंदर वो 48 आवर्स के अंदर वो अपने आप को फिर से जो है वो रिवर्स कर लेता है अपने काम के लिए। तो अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो गया तो फिर 48 आवर्स के अंदर तो मुश्किल है कि वो आ जाए। अगर अगर ऐसी कोई इंजरी होती है कि उसको हॉस्पिटल तक के जाना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो विद इन 48 आवर्स ओशा को रिपोर्ट करना होता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एंड बाय इन्वेस्टिगेटिंग इन फैटलिटीज एंड अदर कंप्लेंट्स, ओशा अचीव्ड और अकम्प्लिश द मिशन by providing on-site and virtual compliance assistance। वो रूल्स को अगर कंप्लाइंस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाइंस कर रहे हैं, तो उसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, वर्चुअली भी करती है। मैंडेटिंग द इंजरी एंड इल हेल्थ रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्टिंग। ओशा के रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर मोर देन 10 वर्कर्स वर्क कर रहे हो, उसको अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा कि हमारे वर्कर्स कहाँ पर कितने डिजीज क्या हुई, कितनी इंजरीज हुई, उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है और ओशा वो इंस्पेक्ट कर सकता है जब भी जाएगा। मेजर एक्टिविटीज ओशा की क्या क्या होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स को सेट करना, तो वो इन्फोर्स करती है। पहले तो रूल्स को बनाती है, फिर उसके बाद उसको क्रिएट करने के बाद इन्फोर्स करती है कि हाँ ये रेगुलेशंस वर्क प्लेस के पर होना चाहिए। इन्फोर्समेंट होता है, इंस्पेक्शन होता है, और अगर कोई साइटेशन होता है, वायलेशन होता है, तो उसके लिए फिर वो कभी ऐसा होता है कि नॉर्मल वो नोटिस दे करके छोड़ा जाता है कि विद इन 7 डेज आपको इसको जो है वो कंट्रोल मेजर को आपको सही करना है।
और उसके बाद हमको नोटिफाई कराना है। और कभी ऐसा होता है कि वायलेशन अगर बड़ा होता है तो इमिडिएटली उसके ऊपर फाइन चार्ज होती है या फिर तो उस पर मुकदमा भी लगा जा सकता है ना, कैन सू ऑल्सो। एंड बाई प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे ओशा का क्या था कि पहले जो ओशा का कोर्स होता था ये 2007 तक के आई थिंक सो, तो ओशा जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती थी जिसको वो अपना ऑथोराइज ट्रेनिंग पार्टनर बनाता था। तो उसमें क्या होता था कि ओशा का ही ऑथराइज पार्टनर हो, चूंकि ओशा जो है वो एक गवर्नमेंट की बॉडी है, वहाँ की लेबर मिनिस्ट्री की बॉडी है। तो पहले 2007 से पहले पहले वो ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर बनाते थे, जैसे अभी नेबोश हैं, आयोश हैं, ईओश हैं, इन्होंने बना रखा है। तो उसके थ्रू वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती थी। और उसके बाद फिर 2007 के बाद से उसने आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अदर कंट्रीज के लिए बैन कर दिया, बंद कर दिया ओशा ने, यानी कि वहाँ की लेबर मिनिस्ट्री ने बंद कर दिया। अगर आपको फेस टू फेस ओशा का कोर्स करना है, किसी को भी करना है, तो वो यूएसए जा करके ही फेस टू फेस ट्रेनिंग कर सकता है, जो कि वहाँ की लेबर मिनिस्ट्री जो ओशा कोर्स करवाती है उसको कर सकता है। तो वहाँ पर यूएसए की बहुत से इंस्टीट्यूशन है, जैसे आईबीएसपी है, एनआईएसपी है, अदर इंस्टीट्यूशन हम लोगों का आईबीएसपी इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल है, ऐसे ऐसे ही एएसपी है। तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वहाँ के ओशा के ही सीएफआर के रूल्स को ही वो कोर्स को कंडक्ट करवाती हैं, तो वो अपने बिहाफ पे कराती हैं। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन ओशा का कोर्स करा रहे हैं, ये ओशा की कंसर्न जो अथॉरिटी यानी ओशा की जो बॉडी है, ना ही तो उससे एफिलिएट होते हैं, ना ही तो उससे टेक्निकली कोलैबोरेट होते हैं। ये अपने बिहाफ पे ही ये कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं ओशा की। ठीक है, तो ये है ट्रेनिंग। हाँ सर्टिफिकेट जो ये मिलता है हाँ हाँ। तो ये हमारा जो सर्टिफिकेट हमारा हाँ होता है। नहीं देखिए, ये जैसे अभी हमने बताया ना कि जैसे पहले ये होता था कि वो ओशा जो गवर्नमेंट ओशा बॉडी है, वो पहले ही ऑथराइज ट्रेनिंग सेंटर बनाती थी और वो पहले वो इशू करती थी। तो वो 2007 के बाद उसने अपने सारे आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बंद कर दिया और कहा कि ओशा जो है वो सिर्फ यूएसए के लेबर्स और यहाँ के एम्प्लॉयज के लिए है, इसकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है। लेकिन चूंकि कंट्रीज ने अपने उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वहां के एम्प्लॉयज में ये अवेयरनेस हो गए और उसी के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें काम करना शुरू कर दिए। बाद में उसने कोर्स कराना बंद कर दिया, तो अब जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो कंपनी की पॉलिसी में लिखे हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम हो रहा है। तो एकदम से कंपनी तो नहीं बंद कर देगी सारे के सारे। तो उसको तो भाई रिक्वायरमेंट है कि ऐसा बंदा हो जो उषा के स्टैंडर्ड्स को CFR 29 सब पार्ट एल जानता हो, उसी के अकॉर्डिंग हमको काम करवाना है यहाँ पर। तो ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट हुई। तो उसने फिर क्या किया कि बहुत से इंस्टीट्यूशन, फिर जब ऐसा तो नहीं कि भाई इम्प्लॉइज को हम भेजें यूएसए वहां जाकर के कोर्स करके आइए, तो वहां के जो इंस्टीट्यूशन थे उसमें आईएएसपी, एनआईएसपी है, आईबीएसपी है, ये इंस्टीट्यूशन ने वही ओशा के CFR 29 को ही एक सिलेबस में अपना कोर्स बना करके और इंस्टीट्यूशन को पढ़ाना शुरू कर दिया है ना, ऑथराइज ट्रेनिंग पार्टनर बना करके और पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ाया ओशा ही जाता है, लेकिन वो जो ओशा की कंसर्न अथॉरिटी, ओशा की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उससे एफिलिएट या टेक्निकली कोलैबोरेट कोई नहीं है, क्योंकि उसने बंद कर दिया। जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो अपने बिहाफ पे ही पढ़ाते हैं, पढ़ाया ओशा के ही रूल्स जाते हैं, क्योंकि हमको इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा करके उसी चीज को इम्प्लीमेंट करना है, उसी चीज को फॉलो करना है। या एसका फुल लगाना है तो ओशा के अकॉर्डिंग लगाना है, तो ठीक है, हम उस ओशा को जानते हैं, हमने सब पार्ट एल पढ़ा हुआ है। तो ये रियल स्टोरी, ये सिनेरियो इस टाइम है। तो ये ओशा की जो यही यहाँ पर जो वर्ड आया था ना कि प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज फॉर एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, ये पहले ट्रेनिंग और रिसोर्सेज आउट ऑफ कंट्री को भी प्रोवाइड करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने आउट ऑफ कंट्री को बंद कर दिया। ये अपने ही सिर्फ यूएसए को ही करवाते हैं, अपने अपने ही सिटीजन को ही करवाते हैं, या कोई बाहर का भी गया है वहां पर तो कर सकता है उसमें। फिर कंप्लाइंस असिस्टेंस होता है, ऑफरिंग गाइडेंस एंड असिस्टेंस टू इंश्योर द कंप्लाइंस। उनको असिस्ट करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, कि सिर्फ यूएसए बेस्ड उनको हेल्प करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो हेल्प करेंगे, कि असिस्ट करेंगे उसमें। फिर पार्टनरशिप यानी सॉरी, कोलैबोरेटिंग विद ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेफ्टी इनिशिएटिव्स, वो कोलैबोरेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, नॉट अदर कंट्रीज बट ओनली इन यूएसए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसए बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उनको अपना पार्टनर बनाती हैं, उसने टेक्निकली वो कोलैबोरेट होती हैं और उनको जो है वो हेल्प करती हैं 100%। रिसर्च एंड गाइडेंस, वो हजार्ड्स के रिगार्डिंग रिसर्च करती हैं, हजार्ड्स के अगेंस्ट में जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको मिनिमाइज करने का जो कंट्रोल मेजर है उसके रिगार्डिंग रिसर्च एंड गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। और एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन भी होता है, सेफ गार्डिंग एम्प्लॉइज, रिपोर्टिंग अनसेफ एक्शन। जैसे कोई वर्कर, अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि कोई वर्कर अगर कोई उसके साथ अनफेयर हो रहा है, कोई ऐसा इश्यूज क्रिएट हो रहा है कि वो हजार्डस एरिया है,
बिना ट्रेनिंग के भेज रहे हैं, तो उसमें वो मना कर रहा है कि उसको राइट्स है कि वो मना कर दे काम करने से, कि हमको पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए, हमको पहले प्रॉपर पीपीईज प्रोवाइड करिए, देन हम उस वर्क को जो है वो करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो उसने कंप्लेन कर दिया, और अगर कंप्लेन करने के बाद कोई उसके ऊपर कोई कंपनी एक्शन लेती है, तो फिर वो ओशा उसके अगेंस्ट में, उस कंपनी के अगेंस्ट में एक्शन लेगी, यानी कि एम्प्लॉय को भी सेफ करने के, सेफ गार्डिंग एम्प्लॉइज, रिपोर्टिंग अनसेफ कंडीशन। कोई भी अनसेफ कंडीशन कोई भी एम्प्लॉय वो रिपोर्ट कर सकता है और वो उसके सेफ रखेंगे। फिर प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर वर्कप्लेस इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। रैंडम चेक्स भी कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, यूएसए की यूएसए के अंदर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी टाइम वो चेक कर सकते हैं, उनको अथॉरिटी है। जैसे हम लोगों के यहाँ भी लेबर इंस्पेक्टर है, तो लेबर इंस्पेक्टर किसी भी टाइम जा करके और वो इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है, विजिट करेगा और जाकर चेक कर लेगा, उसको रोक नहीं सकते लेबर इंस्पेक्टर को। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें नोटिफिकेशन भी देना होता है, कुछ हजार्डस इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें पहले से एक नोटिस देना होता है। लेकिन अगर आप वायलेशन को चेक करने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप नोटिस दे देंगे तो पहले ही करेक्ट हो जाएगी फिर, और फॉर द टाइम बीइंग के लिए करेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप इंस्पेक्टर जाएगा वैसे ही फिर वैसे काम से, तो इसीलिए वो कभी भी कहते हैं ना कि रेंडमली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चेक कर सकते हैं वो लोग। तो ये अथॉरिटी है, ओशा को अथॉरिटी है। एम्प्लॉयर्स राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि पहले हम लोगों ने बात किया था कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स के बारे में बात करते हैं, तो वही जो भी डिस्कस किया हम लोगों ने कि एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करे एम्प्लॉयज को। सो एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द वर्कर्स अबाउट द केमिकल हैजर्ड्स। एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वर्कर्स को वो हैजर्ड्स के बारे में पहले से इन्फॉर्म करे कि किस टाइप्स के केमिकल हैजर्ड्स यहाँ पर हैं, है ना। और उसको इन्फॉर्म कैसे करना है, ट्रेनिंग के थ्रू इन्फॉर्म करे, लेबल्स जो होते हैं केमिकल्स के उसको थ्रू इन्फॉर्म करे, अलार्म्स के थ्रू इन्फॉर्म करे कि फॉर एग्जांपल कहीं अगर केमिकल लीकेज हुआ है तो अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए, या कलर कोड सिस्टम को फॉलो करे कि कोई कंटेनर है तो उस पर कलर कोड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, उसके थ्रू इन्फॉर्म करे, या कोई जो केमिकल्स के कंटेनर्स पे मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट होती है, एमएसडीए शीट होती है, उसके ऊपर पूरी डिटेलिंग होती है, उसके थ्रू इन्फॉर्म करे। तो और भी अदर रिलेवेंट मेथड्स हो सकते हैं कि वो साइनेज बोर्ड लगाए, या अदर कुछ भी ऐसा टूल बॉक्स टॉक के अंदर उस चीज को डिस्कस करे, या मास डीबीटी करा करके उसमें डिस्कस करे। somehow it is the responsibility of employer to inform all the workers about the chemical hazards through the training, labels, alarms, color code systems और MSDA sheet और any other relevant जो भी और भी मेथड्स हो सकते हैं। फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करे। ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करे वो वर्कर्स की जो ऐसी लैंग्वेज ऐसी चूज करे जो अंडरस्टैंड करते हो वर्कर्स, ऐसी वोकेबलरी यूज की जाए जो अंडरस्टैंड करते हो, ऐसा ना हो कि वो एक बैरियर। ट्रेनिंग इज ए कम्युनिकेशन, राइट, टू वे कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का बैरियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन की साइकिल ही पूरी नहीं होगी अगर बैरियर होगा, कि हमने कुछ वर्ड यूज किया, हमने कुछ बोला और आपने उसको डिकोड किया, हम सेंडर हैं आप रिसीवर हैं, हमने सेंडर ने कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको कुछ इनपुट कुछ कोड करके दिया, हिंदी के लैंग्वेज में कोड करके दिया या इंग्लिश की लैंग्वेज में कोड करके दिया, आपके ब्रेन ने उसको डिकोड किया और आपने समझा और आपने हमको फीडबैक दे दिया। तो ये सेंडर ने मैसेज सेंड किया, रिसीवर ने रिसीव किया और रिसीवर ने फिर से फीडबैक सेंड किया जिसे सेंडर ने रिसीव कर लिया। तो ये कंप्लीट साइकिल जो होती है ये प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो फिर ये प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। 2 मिनट का रेस्ट ले लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह।